Good evening, all of you, my dear students. मेरा लाइव आने का मकसद आज केवल इतना है क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं एसएससी अपने एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है और आप लोग सभी लोग सेंटर से एग्ज़ाम करने के लिए, कुछ लोग बाहर गए हुए हैं आज कल के एग्ज़ाम के लिए, कुछ लोग कल गए हुए थे आज के एग्ज़ाम के लिए। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि एग्ज़ाम में जो इंग्लिश पढ़ाई गई थी जेनिथ कोचिंग सेंटर पे, जैसे कि आपको पढ़ाई गई थी, बहुत अच्छा लेवल था। आई मीन जैसे कि मैंने आपको बताया था, नॉन फाइनाइट वर्ब, आई मीन इन्फिनेटिव या पार्टिसिपल या जिरेंट फॉर्म ज़्यादातर पुटअप किए जा रहे हैं। और आपने देखा एग्ज़ाम में जाके प्यारे बच्चों कि इन्फिनेटिव को करीब नॉन फाइनाइट वर्ब से 8 और 9 क्वेश्चन उठाए गए हैं, पुटअप किए गए हैं, आपको मैंने बताया था। दूसरी बात, एक बात सुनिए, जैसे कि आपको पता है कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस या फिर मान लीजिए कॉमन एरर जो होते हैं या फिर पैराजम्बल्स जो दिए थे वो भी बहुत इजी लेवल के थे प्यारे बच्चों। जो पैराजम्बल्स थे ना, जो PQRS थे प्यारे बच्चों, वो कैसे थे सुनिए। वो ऐसे थे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन पुटअप किया गया पूरा, मान लीजिए पूरा एक पैराजम्बल है, तो उसमें उन्होंने क्लियर किया है कि ये स्टार्ट कहाँ से होना। आई मीन ABCD 4 ऑप्शन है ना, तो उसमें 4 ऑप्शन में से प्यारे बच्चों एक ऑप्शन को डन किया उन्होंने कि C से ही स्टार्ट होने हैं चारों, तो उन्होंने एक को बता दिया है। फिर आपको मैंडेटरी पेयर बना के, जैसे कि हमने सिखाया था कि PQRS कभी भी हिंदी अर्थ निकाल के नहीं करने हैं, आपको हिंदी अर्थ से कभी PQRS नहीं होते, आपको मैंडेटरी पेयर यूज़ करने हैं वहाँ पे। तो मैंडेटरी पेयर यूज़ करने के बाद जैसे कि MPT एडवर्ब होता है, लास्ट में सेंटेंस के आता है, आई मीन मैनर, प्लेस एंड टाइम। सो प्यारे बच्चों, उनका बहुत बड़ा असर रहा है आज के एग्ज़ाम में भी, कल की शिफ्ट में भी, और मे भी आने वाली शिफ्ट भी सेम ही रहेंगी प्यारे बच्चों, क्योंकि बिल्कुल सेम है, कोई ज़्यादा नया तरीका अपनाया नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि TCS एग्ज़ाम इस समय बहुत अच्छे बना रही है, आई मीन इंग्लिश के एग्ज़ाम बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो सुनिए प्यारे बच्चों, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि पैराजम्बल्स का जो एक होना चाहिए रूटीन, वो बहुत बेहतरीन था प्यारे बच्चों। हालांकि बड़े थे बट बहुत इजी थे। मैंडेटरी पेयर जिसको आते हैं ना, उनको पता है कि मैंडेटरी पेयर के जस्ट बाद एक सेंटेंस खत्म होने के बाद पता लग रहा था कि दूसरा कौन सा आना है। और सुनिए, एक के बाद एक तो SSC खुद दे रही थी कि A से ही स्टार्ट हैं सारे ऑप्शंस, तो उससे स्टार्ट होने के बाद जो अगला था ना पैराजम्बल, तो वो खुद मैंडेटरी पेयर से ऐड हो रहा था और दिखा रहा था कि मेरे बाद ये आने वाला है। तो पैराजम्बल्स भी बहुत इजी थे, मैं कह सकता हूँ। एक बात और सुनिए, जो आपका क्लोज टेस्ट था ना प्यारे बच्चों, क्लोज टेस्ट सो इजी। अनेदर, अदर, मैंने आपको रूल बताए थे, अनेदर वाले, द अदर वाला और अदर्स वाला, या फिर जैसे कि कितना इजी, जैसे द सेकेंड, द थर्ड, द फर्स्ट, द लास्ट, द नेक्स्ट, ऐसे इजी ऑप्शंस। ऐसा मान लीजिए कि आप अगर जिस तरह से आपको क्लॉज टेस्ट कराए गए थे, आप एक क्लॉज टेस्ट को करेंगे, रेगुलर करते हुए चलेंगे ना, तो सेकंड नहीं लगेगा आपको। मतलब आप ऐसे फ्लो में रहेंगे कि अपने हाथ को रोक नहीं पाएंगे। और क्लॉज टेस्ट हो रहा था प्यारे बच्चों। अगर बात चलती है अनसीन पैसेज की प्यारे बच्चों, तो अनसीन पैसेज ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा टफ मैं कहूँ, हाँ लेंदी था, बट यू हैव टू, आपको तो निकालना है ना, उसका थोड़ा पढ़ना है उसके बारे में टोटली। और अगर किसी ने शिद्दत के साथ पूरा पढ़ लिया है ना, तो उसके क्वेश्चंस बहुत आसान हो रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जो दिया था वो सेम पूछ रहे थे। ऐसा नहीं था कि जो लाइन दी है, लाइन पुटअप की गई है, हाँ वो थोड़ा सा लॉजिकल था कि जो कहानी चल रही थी तो उसमें कहानी के बारे में पूछ लिया। सबसे बड़ी खास बात SSC की इस बार ये रही है प्यारे बच्चों कि पैराजम या क्लोज टेस्ट हो या फिर अनसीन पैसेज हो, उसमें कोई ना कोई स्टोरी अटैच थी, कोई ना कोई स्टोरी थी। एंड यू नो, स्टोरी जब होती है ना, तो क्लोज टेस्ट भी और अनसीन पैसेज भी इजी हो जाते हैं। सो उसका बहुत बड़ा हाथ रहा हमारे इंग्लिश को इजी करने में कि स्टोरी, उन्होंने स्टोरी बेस्ड कहानियाँ सारी दी थी जो क्लॉज टेस्ट था और अनसीन पैसेज था। और यू नो वेरी वेल कि क्लॉज टेस्ट और अनसीन पैसेज जो कर लेते हैं ना, फिर वो इजी हो जाता है मामला। दूसरी बात प्यारे बच्चों, हमारा एक्टिव पैसिव इनडायरेक्ट था, मैंने उसको भी आपको बताया था। एक ट्रिक, एक बेस, यानी कि आपको पूरा क्वेश्चन हल नहीं करना, सेकंड में देखना क्या है आपको। सेकंड में जो PQR मैंने बताया था कि पैसिव वॉइस का मैंने आपको 5 फंडे बताए थे क्रम से कि आपको देखना क्या है।
एक फंडा देखेंगे ना, फर्स्ट स्टेप मेरे बताए गए 5 स्टेप में से फर्स्ट स्टेप देख रहे हैं ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे तो कोई कोई पैसिव वॉइस पहुंच रहा था। प्यारे बच्चों मेरे बताए गए फर्स्ट स्टेप पे पैसिव वॉइस फिनिश हो रहा था, तुरंत आंसर, सेकंड नहीं लग रहा था, 10 सेकंड नहीं लगेंगे, ऐसे पैसिव वॉइस थे। आप तुरंत उसको लगाइए, डन हो गया प्यारे बच्चों। तो पैसिव वॉइस भी बहुत इजी था और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बहुत इजी था प्यारे बच्चों, टफ बिल्कुल नहीं था। यानी कि जिस लेवल से पढ़ाया गया है वो बहुत इजी था प्यारे बच्चों। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या था, मान लीजिए कोई इनडायरेक्ट दे दिया है सो वो डायरेक्ट पूछ रहा है, कोई डायरेक्ट दे दिया इनडायरेक्ट बनवा रहा है, हाँ कुछ भी करवा रहा है बट इजी था। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं थोड़ा सा सोचना पड़ता है प्यारे बच्चों, तो ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि भी बिल्कुल इजी रख देंगे। अच्छा, किसी एग्जाम में 5 नंबर के एंटोनिम एंड सिनोनिम आ रहे हैं, किसी एग्जाम में 7, 8 के कर दिए, किसी में 10 के भी किए गए हैं। तो एक मैं सीक्वेंस नहीं बोल सकता या फिर रैंडमली आ रहे हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है किसी में पैसिव वॉइस ज़्यादा है, किसी में एक्टिव वॉइस ज़्यादा, एक्टिव पैसिव वॉइस ज़्यादा करके डायरेक्ट डायरेक्ट ज़्यादा करके एंटोनिम सिनोनिम कम कर दिए। तो वो तो आपको पता है कि एंटोनिम सिनोनिम जिसमें कम हो जाते हैं तो फिर वो इजी बन जाता है पेपर। तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कल का एग्ज़ाम बहुत शिद्दत से दीजिए, बहुत इजी एग्जाम्स आ रहे हैं। और प्यारे बच्चों जो आपका एडवांस बैच था सुपर 30 बैच, उसका नोट्स एक बार ज़रूर देख के जाना, कुछ भी उससे बाहर नहीं आया, नोट्स कुछ भी उससे बाहर नहीं है प्यारे बच्चों। आप के पास नोट्स है और पेपर की आंसर की आएगी, पेपर की तो आंसर की आएगी ना, आप मेरे सामने ले आना या मैं तो सीधा फेसबुक पे बोल रहा हूँ, सब लोग देख रहे होंगे, हमारा एडवांस का नोट्स मिलाना, एडवांस में जो एडवांस को हमने पढ़ाया था इंग्लिश एडवांस सुपर 30 बैच में, आप उसको एक बार मैच करना पेपर के साथ, आप बताएंगे। मैंने बताया था नॉन फाइनाइट वर्ब सबसे ज़्यादा उठाई जा रही है और प्यारे बच्चों 8 नंबर का नॉन फाइनाइट वर्ब, 8 एंड 9 एंड 10 नंबर का नॉन फाइनाइट वर्ब था। बहुत इजी एग्जाम कह सकता हूं मैं, क्योंकि मैंने उस लेवल से आपको तैयार किया था, उस लेवल से आपको तैयार किया गया था। सुपर 30 बैच का मतलब ही वो होता है, जनरल बैचेस की जो कहानियां थी, प्रोपोजिशंस की जो कहानियां थी, जो ट्रिक बेस्ड था, सब कुछ सेम फंसा हुआ है प्यारे बच्चों। तो आपको हार्डवर्क की इतनी ज़रूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। बट मैं लास्ट में एक बात बोल रहा हूं, हालांकि रीजनिंग को मैं कहूँगा थोड़ा सा टफ सिस्टम बताया गया स्टूडेंट्स के द्वारा, या मान लीजिए तुम्हारा जो जीएस था वो ओल्ड था, मैं न्यू नहीं कहूँगा, ओल्ड जीएस को रखा गया। आई मीन मॉडरेट भी नहीं कहूँगा, टफ भी नहीं कहूँगा, इजी भी नहीं कहूँगा, पता नहीं वो क्या था, बट ऐसा है कि वो एक तरह से ना ओल्ड रखा गया था, ओल्ड जीएस। आई मीन जो एसएससी जीएस रखती है उस पैटर्न पे बिल्कुल नहीं था, एसएससी जो रीजनिंग रखती है उस पैटर्न पे रीजनिंग नहीं थी। तो प्यारे बच्चों अगर एसएससी में सिलेक्शन लेना है ना, तो केवल इंग्लिश नहीं पढ़नी। मैं वास्तव में आपके बारे में सोचता हूं, इसलिए बोल रहा हूं, समझ लीजिए, कान खोल लीजिए जल्दी से। अगर सिलेक्शन चाहिए तो रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, तीनों चीजें पढ़िए। किसी एक चीज में महारत हासिल करने के बाद हीरो नहीं बन जाते, याद रखना मेरी बात। आपको हर चीज में स्ट्रांग होना पड़ेगा। रीजनिंग की इनइक्वालिटी या फिर स्लोगिज्म टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, या डाटा सफिशिएंसी वाले जो, या नंबर सिस्टम वाले जो हैं, या मैथमेटिकल पोर्शन जो आता है लॉजिकली, प्यारे बच्चों उस पर हार्ड वर्क करना पड़ेगा। उन चीज़ों को स्टडी करो रीजनिंग में, विदाउट उनके कुछ नहीं होने वाला है, याद रखिए मेरी बात। रीजनिंग को हाई लेवल में लेके चलिए, बैंक पोर्शन पे चलिए, थोड़ा सा इनइक्वालिटी बैंक लेवल की चलिए। 3 क्वेश्चन रखे हुए थे इनइक्वालिटी के, लोगों स्टूडेंट्स ने ऐसा बताया है। तो याद रखिए रीजनिंग को भी आपको पढ़ना है, जीएस को भी आपको पढ़ना है, एंड यू हैव टू स्टडी ऑल्सो इंग्लिश। और एक लास्ट में बात बता रहा, रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, इंग्लिश रूल पे नहीं होती है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसको लैंग्वेज के अनुसार पढ़ोगे ना जिस दिन, उस दिन आप एग्जाम को कभी टफ नहीं बोल सकते हो, इजी हो जाता है। इंग्लिश में प्यारे बच्चों ज़रूरत ही नहीं है कि उसमें रूल चलें, रूल नंबर 1 2 3 4 5, ये इसका रूल या उसका रूल, या मैं अगर पढ़ाने लगूँ ना इधर के बाद ये आता है, आइदर के बाद वो आता है, ऑल दो के बाद ऐसा होता है, एटलीस्ट के बाद ये होता है, अनटिल टिल के बाद ये होता है, उससे पहले ऐसे होता है। प्यारे बच्चों यू हैव टू नो अबाउट द अनटिल, व्हाट इज द अनटिल इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच, एंड यू हैव टू नो अबाउट द नाइदर, आइदर, हार्डली, स्कार्सली, रारली, इन सब के बारे में समझना है ये रियल में है क्या। ये नहीं समझना है आंखें बंद करके हार्डली के बाद ये आता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, इसके साथ नाइदर के बाद नोर आता है, नोर के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। इट्स इजी प्यारे बच्चों,
याद रखिए ये बहुत इजी है, इससे नहीं करने वाले हो कुछ। समझिए नाइदर क्या है, एज ए पार्ट्स ऑफ स्पीच ये क्या है, किस तरह से यूज होता है, कहां कहां पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या बन के आ सकता है। बहुत सारी चीजें जो एडजेक्टिव भी होती हैं, प्रोनाउन भी होती हैं, एडवर्ब भी बन के आ रही हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं ना, रूल्स इज फॉर फूल्स, रूल्स इज फॉर फूल्स। रूल्स बेवकूफों के लिए हैं, कोई रूल नहीं है प्यारे बच्चों। लैंग्वेज में कोई रूल नहीं होता है। लैंग्वेज को लैंग्वेज के हिसाब से समझिए। आप अगर किसी एक सेंटेंस में कोई एक चीज फिक्स करना चाहते हैं, इम्पॉसिबल। हर चीज को फिक्स कर सकते हैं आप। इंग्लिश एक भाषा है, उसको जिस हिसाब से तोड़ेंगे उस हिसाब से उसके साथ चीजें बदलती चली जाती हैं प्यारे बच्चों, उस हिसाब से बदलती चली जाती हैं। तो इंग्लिश किसी रूल से डिपेंड नहीं है, या इंग्लिश कोई ऐसी दवाई नहीं है कि मैं 2-4 रूल आपको बता दूं और इंग्लिश डन हो जाएगा। इम्पॉसिबल। यू हैव टू डू हार्ड वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू रियली वांट टू गेट ए जॉब। याद रखो मेरी बात प्यारे बच्चों, आपको यह समझना होगा, इस एग्जाम ने आपकी आंखें खोली हैं। इंग्लिश इजी उनके लिए है जिन्होंने इंग्लिश को इजी बना के पढ़ा है, उनके लिए नहीं है जिन्होंने इंग्लिश को कोई अपॉर्चुनिटी माना है, कोई एक ऐसा मेडिसिन एंटीबायोटिक्स माना है कि भाई ये वाली चीज़ें आपको कामयाब बना देंगे। इम्पॉसिबल नहीं, आपको लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ना है प्यारे बच्चों, है ना। और बेस्ट ऑफ लक अगले एग्जाम के लिए। टेंशन मत लीजिए, रीजनिंग को अच्छे से स्टडी कीजिए। कसम खा लीजिए कि रीजनिंग आप बहुत टॉप लेवल पे स्टडी करनी है। रीजनिंग को अच्छे से पढ़ के दिखाना है, रीजनिंग को अच्छे से करना है, तभी नंबर निकालोगे। केवल इंग्लिश से कुछ नहीं होना है। मैं इंग्लिश की फैकल्टी हूँ, बट आई विल नॉट सजेस्ट टू यू दैट कि केवल इंग्लिश से कुछ हो जाएगा। इम्पॉसिबल। आई एम सेइंग इन फ्रंट ऑफ यू, एंड मुझे टीचर्स भी सुन रहे होंगे, सब सुन रहे होंगे। हालांकि मेरे सब सम्मानित हैं, सब लोग मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मतलब बड़े हैं। मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, केवल इंग्लिश से कुछ नहीं होगा। आपको तीनों सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ना पड़ेगा जैसे आप इंग्लिश के पीछे हैं। हालांकि मैं इंग्लिश की फैकल्टी हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ, याद रखिए मैं इंग्लिश में आपको हीरो बना सकता हूँ, लेकिन रीजनिंग में मेरे बस की नहीं है हीरो बनाना। वो किसी दूसरी फैकल्टी, जो हमारे पास दूसरे टीचर्स होते हैं वो बनाते हैं, उनकी जिम्मेदारी है उनको आपको हीरो बनाना। तो यू हैव टू फॉलो हिम ऑल्सो। तुम्हें उन्हें भी फॉलो करना पड़ेगा जो रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, तुम्हें उन्हें भी फॉलो करना पड़ेगा जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। एंड यू हैव टू फॉलो दोज पर्सन हु आर टीचिंग GS। लाइक साइंस पोर्शन ज़्यादा था ऐसा बोलते हैं लोग, ऐसा खूब बोला गया कि साइंस पोर्शन बहुत आता है। प्यारे बच्चों, साइंस पोर्शन बहुत कम रखा है इस बार, तो इस न्यू पैटर्न के अनुसार स्टडी कीजिए। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, इंग्लिश के साथ साथ रीजनिंग ज़रूर पढ़िए। 3 महीने ज़्यादा नहीं होते हैं, मार्च कोई दूर नहीं है आपके लिए, बहुत कम समय है मार्च का प्यारे बच्चों। तैयार हो जाइए मार्च के लिए एक बेस्ट फाइटर की तरह। और अब की बार तैयारी 0 से नहीं, अनुभव से कीजिए। अब की बार मार्च वाले एग्जाम के लिए स्टडी 0 से नहीं, अनुभव से कीजिए। सीखिए कुछ, स्टेप बाय स्टेप सीखिए क्या किया गया आपके साथ, आपको क्या करना है। कुछ नया कदम चलाइए, भेड़ चाल मत चलिए, कुछ नया कदम चलाइए, सीखिए कुछ करना क्या चाहिए, ठीक है। तो याद रखिए प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक कल वाले एग्जाम के लिए। एंड बहुत सारे मेरे पास SMS है, सर आपका बहुत बड़ा एहसान रहा हम पर, आपने बहुत अच्छा किया हमारे साथ, आपने जो पढ़ाया हम आपकी वजह से इतना सब कुछ कर पाए हैं। मैं हर चीज़ को शेयर नहीं करना चाहता कि मैं आपको फेसबुक पे दिखाऊं, बट बहुत बच्चों ने ऐसे SMS किए, सर आपने बहुत अच्छा किया, आपने ऐसा कुछ करा दिया, इतने कम दिनों में ये सब करा दिया। 6 मंथ की स्टडी में प्यारे बच्चों हम वो सब करा देते हैं जो बंदा 1 साल में नहीं कर पाता। वजह क्या होती है, 2 बैच पढ़ने पड़ते हैं, फर्स्ट जनरल बैच एंड द सेकेंड इज एडवांस बैच। एंड वादा करता हूँ इस चीज़ का, 6 मंथ के अंदर आप इंग्लिश में हीरो ना बन जाओ ना तो बेकार है। कोई इतना बड़ा हुआ नहीं है इंग्लिश, बस आपको तरीकों से पढ़ना होगा, तरीकों से चलना होगा। प्यारे बच्चों, आज से मैं आपके लिए लाइव आया करूँगा 5 मिनट के लिए, और इंग्लिश के टॉपिक्स में आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हमें इंग्लिश को स्टडी करना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। एंड कल वाले बैच के लिए जो कल वाले शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 प्यारे बच्चों, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, डू वेल।
ओके। और प्यारे बच्चों, आज के लिए, आज वाले बच्चों के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कि आपका रिजल्ट बेहतर रहे। और मिलते हैं नए बैच के साथ। बम्पर ऑफर 1 जनवरी से नया बैच एडवांस स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश का, एंड जनरल बैच भी स्टार्ट है फिलहाल एसएससी 2021 मार्च के लिए। और एडवांस बैच 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। समय है शाम के बैचेस में होता है, 2 से 2:30 से और 3 से होते हैं, लगभग 3 से 5 वाला समय होता है। तो यू कैन ज्वाइन। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय, शबा खैर, टेक केयर।